Assalamu alaikum, dear students. MSc Part 1. Continuing with our lectures of the glass industry. The next section is the manufacturing of glass. First of all, the unit operations and unit processes involved in the glass industry the list. ये बात आप लोगों ने unit operations और processes में पढ़ ली होगी कि यूनिट ऑपरेशन से मुराद वो फिजिकल ऑपरेशंस हैं जो किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी केमिकल प्रोसेस के दौरान एक सीक्वेंस में किए जाते हैं सो दैट उस प्रोसेस को एफिशिएंटली पूरा किया जाए। और प्रोसेस वो तमाम केमिकल चेंजेस हैं जिसमें एक रिएक्टेंट किसी प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। वो प्रोडक्ट रिएक्शन इंटरमीडिएट भी हो सकता है, वो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट भी हो सकती है। तो हर इंडस्ट्री में हर प्रोसेस के दौरान कुछ ना कुछ यूनिट ऑपरेशंस और उनकी लिस्ट होती है जिनको हम सीरीज वाइज करते हैं। सो ग्लास इंडस्ट्री में सबसे पहले इवन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द रॉ मटेरियल टू द प्लांट। रॉ मटेरियल लेके जाते वक्त रास्ते में कोई कंटेमिनेशन या उसके प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हुए तो भी ग्लास की क्वालिटी के ऊपर फर्क आता है। साइजिंग ऑफ सम रॉ मटेरियल, साइजिंग से मुराद आपके पास कुछ रॉ मटेरियल्स हैं जो बिग साइज है, कुछ स्मॉल साइज है। अगर बिग साइज है तो पहले उसको क्रश करना पड़ेगा। यूनिफॉर्म साइज होगा तो यूनिफॉर्म आगे कंपोजिशन आएगी हमारे पास ग्लास की। स्टोरेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, कहाँ स्टोर किया है। ओपी से मुराद बेटा ये ऑपरेशन है। इवन द ट्रांसपोर्टेशन इज आल्सो यूनिट ऑपरेशन बिकॉज ये एक हम प्रोसेस कर रहे हैं, एक फिजिकल ऑपरेशन कर रहे हैं। कन्वेइंग, वेइंग एंड फीडिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स टू द फर्नेस, फर्नेस जहाँ पे हमने रॉ मटेरियल्स को क्या कहते हैं ऐड करके जलाकर या हीट अप करके मेल्ट करना है। फर्नेस उस हीटिंग ऑब्जेक्ट को कहते हैं। कन्वे लेकर आना, वे करना, प्रॉपर कंपोजिशन सेट करना, फिर उसको फीड करना टू द फर्नेस, ये सब के सब फिजिकल ऑपरेशंस। देन रिएक्शंस इन द फर्नेस टू फॉर्म ग्लास, ये प्रोसेस है। अब केमिकल रिएक्शंस हो रही है। फ्यूल कंजप्शन to produce temperature for the glass formation, heat saving by regeneration, shaping of the glass products, annealing of the glass products, finishing of the glass products, ये सारे के सारे हमारे पास यूनिट ऑपरेशंस हो गया। Methods of the glass manufacturing. The methods of the glass manufacturing can be divided into the following steps. सबसे पहले तो formation of a batch process। जब हम एक बैच वर्क करते हैं तो एक बैच तैयार करना है कि कितने ग्राम हम एक प्रोडक्ट लेंगे, एक रिएक्टेंट लेंगे, कितने ग्राम दूसरा लेंगे, उसका एक पूरा एक बैच तैयार कर लेंगे। फिर उस बैच को हमने मेल्ट करना है, फिर उसकी शेप देनी है, फिर एनील करना है। आप सब बच्चों ने पढ़ा होगा बीएससी में भी, एनीलिंग का मतलब होता है स्लो कूलिंग ऑफ द ग्लास प्रोडक्ट्स so that their internal strain can be removed, and then usko finishing देना। The formation of the batch material, the lumps, जो lumps means the shaped mass, ये lump लिखा हुआ, lump नहीं है, it is actually the lumps। आपको जो नोट दिया उसके अंदर ठीक कर लीजिएगा। Lumps of the engineered injured such as limestone, जो हमारे रॉ मटेरियल्स हैं, लाइमस्टोन, बर्न्ट लाइम, सैंड है, द फ्लैडस्पार, दे आर क्रश्ड। इनको क्रश करके छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया जाता है। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतनी प्रॉपर मिक्सिंग होगी। अदर इंग्रेडिएंट्स जैसे इसमें थोड़ा सा क्वार्ट्ज या सैंड ऐश हम ऐड करते हैं, वो भी इसी तरीके से किया जाएगा। The required quantities are mixed uniformly in the form of the coarse powder. The mixture of the ingredients are called the batch material, या इसको batten materials भी कहा जाता है बैच बनाने के लिए। जो composition of the soda lime glass है उसके लिए अगर सैंड हम 100 पार्ट्स लेते हैं तो सोडा ऐश इसके मुकाबले में हम 285 पार्ट्स। डोलोमाइट है, ये पी लिख दिया गया है एक्चुअली। डोलोमाइट
ये भी डोलोमाइट ही है, डोलोमाइट लिखा हुआ है, इसको मैं ठीक कर दूं, डोलोमाइट जी। 285 पार्ट्स, लाइमस्टोन 50 पार्ट्स। पार्ट्स ये बाय वेट, बैच, ग्राम्स में, किलोग्राम्स में, टन्स में, जितना बड़ा हमारे पास बैच उसके मुताबिक हम लेगा। सॉल्ट केक है, फ्लैट स्पार है, क्यूलेट है, एटसेट्रा। मेल्टिंग, जब हमारा बैच मटेरियल तैयार हो गया है, अब हमने मेल्ट करना है। प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग कैन बी एक्सप्लेन एज फर्नेसेस जो हमें चाहिए, और फिर उसके अंदर मोल्टन मैस। तो पहले जो फर्नेसेस हमें चाहिए, दो तरह की फर्नेसेस हमने पढ़ी हुई है और डिस्कस करेंगे। पहली पॉट फर्नेस, they constitute the most important part of the glass factory. Raw materials are heated together and molten mass is obtained. A pot is actually a crucible shaped vessel manufacturing from high alumina, fire clay like mullite, etc. ताकि खुद वो पिघल ना जाए। एक सिंपल फर्नेस है, अगर आप ये डायग्राम देखिए तो ये सिंपल एक दरमियान में ये पॉट फर्नेस है, एक पॉट है जिसके अंदर हॉट गैसेस एंटर होंगी एक तरफ से और दूसरी तरफ से बाहर आ जाएंगी। ये देखें, ये बर्नर पॉट है, इसके इर्द गिर्द, दूसरी साइड से दिखाया, इर्द गिर्द इसके जो गैसेस हैं वो मूव करती हैं। और फिर ये फ्लू, ये फ्यूल नहीं, फ्लू ही है। फ्लू का मतलब जब हीटिंग होती है तो हीटिंग होने के बाद जो गैसेस इवॉल्व होती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड या SO2, उनको फ्लू गैसेस कहा जाता है। ये वर्ड एफ्लुएंट से निकला है। फ्यूल का मतलब जलाना, फ्लू का मतलब जलने के बाद निकलने वाली गैसेस। नंबर ऑफ पॉट्स 10 to 20 ईच, एक की 2 टन कैपेसिटी है। दे आर यूज, 10 से 20 पॉट्स एक वक्त में यूज करते हैं और एक पॉट की कैपेसिटी 2 टन है। For optical glass only one pot is used. Either rectangular या circular pot furnace ये यूज की जाती। For casting thick plate glass, rectangular furnace is used. Pots of the different sizes are used according to the type and quantity of the glass. Small pots, जो छोटी pots होती हैं वो तकरीबन 2 to 12 किलोग्राम, और जो बिगर स्पॉट्स होती हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो 2 टन या उससे ज्यादा भी हो सकती है। रीजनरेटिव सिस्टम ऑफ हीट इकोनॉमी, ये आमतौर पे हम यूज करते हैं टू सेव द लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। के एक तरफ से अगर हीट एंटर की है, गैसेस एंटर की हैं, हॉट गैसेस दूसरे से निकल रही हैं, तो बजाय के उनको निकलने से जाया करने के उनको रीसर्कुलेट करवाते हैं ताकि मैक्सिमम उनकी हीट जो यूटिलाइज की जा सके और फिर हमारी इकोनॉमी जो है वो बेहतर होती है। इसलिए इसको रीजनरेटिव सिस्टम ऑफ हीट इकोनॉमी बोलते हैं। क्लोज टाइप इज यूज्ड व्हेन ग्लास इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द प्रोडक्ट कंबस्शन। कोल और कोक इसको यूज किया जाता है फॉर हीटिंग पर्पस। रीजनरेटिव सिस्टम of heat economy is based on the principle that hot gases one used again and again, hot gases को बार बार यूज किया जा सके। For this, flow of air and fuel is reversed 20 to 30 minutes. मैं आगे अगर इसको पॉट ये देखिए, ये है कि हम क्या करते हैं, ये ऊपर पॉट्स पड़ी हुई हैं, ये सारी की सारी इकट्ठी। हम जब फ्यूल एंटर करते हैं तो एक तरफ से पहले हम फ्यूल एंटर करते हैं, ठीक हो गया, ये गैस रीजनरेटर। ये यहाँ से हम गैस एंटर करते हैं, वो इसको हीट अप करती हुई दूसरी साइड से बाहर निकल रही होती है, ठीक है, साथ गैस और एयर मिक्स होते हैं। अब क्या होता है, 20 से 30 मिनट तक हम यहाँ से फ्यूल, गैसेस और एयर का मिक्सचर पास करते रहते हैं जो यहाँ से बाहर आता है। 20 से 30 मिनट के बाद क्या करते हैं, फ्यूल कट ऑफ कर देते हैं और दूसरी साइड से सिर्फ और सिर्फ एयर को फ्लो करवाते हैं, एक साइड से दूसरी साइड की तरफ आती है। इसका मकसद क्या होता है,
जब यहाँ से एयर और हॉट गैसेस मूव करती हुई इधर गई थी तो इस साइड पे जो मौजूद ब्रिक्स थी, ब्रिक वर्क था, उसको हीट अप कर दिया था। अब उस हीट को जाया करने की बजाय हमने क्या किया कि यहाँ से एयर पास की, एयर जो है वो फ्यूल के वो गर्म ईंटों के साथ मिलके गर्म हो गई और वो हॉट एयर यहाँ से मूव करती हुई इधर को आई, इस साइड पे आई तो यहाँ ईंटों को गर्म कर दिया, फिर एयर को इधर कर दिया, फिर एयर को इधर कर दिया। जब टेम्परेचर कम होने लगा तो हमने एक दफा फ्यूल फिर चला दिया। इसलिए कहा है कि हम इसकी जो सर्कुलेशन है उसको 20 से 30 मिनट के बाद रिवर्स करते रहेंगे। The batch materials are put in the pots. Batch material को pots में ऐड कर दिया है। They are placed in the circle inside the furnace and heating, burning produce gases around them. The reaction takes place in the furnace. Furnace के अंदर reactions हो रहे हैं, वहीं पर reaction complete हो रहे हैं, वहीं पर glass बन रहा है। जब वो complete हो जाए तो फिर pot furnace को हम निकाल लेते हैं। Are used for the production of the high quality of the glass. Since charge protect from the combustion. Charge जो है वो combustion उसकी बिल्कुल नहीं होती क्योंकि pot के अंदर बंद हुआ हुआ है। Pots गर्म हो रही हैं, pots के अंदर ही charge जो है वो मेल्ट हो रहा है, उसको किसी किस्म की आग लगने का खर्चा नहीं है। ये बहुत बड़ा फायदा, इसलिए हाई क्वालिटी का ग्लास हम बना सकते हैं पॉट फर्नेस। उसके बाद आगे मूव करते हैं टैंक फर्नेस। इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज and built tanks, consist of large tanks built of fireless blocks, इनको आग नहीं लगती, ठीक है। Measuring 125 into 30 into 5 feet, ये इसकी डायमेंशंस हैं। 5 फीट कह लें हाइट है, 30 फीट जो है वो उसकी विड्थ है, 125 फीट जो है वो उसकी लेंथ है। ये एंड delivers about 1400 tons per day। इसका फायदा क्या, बहुत ज्यादा कैपेसिटी है इसकी। एक जो टैंक है 1400 टन, वो एक पॉट 2 टन और ये 1400 टन पे एक टैंक फर्नेस है। जहां बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कैपेसिटी चाहिए हो वहां टैंक फर्नेस यूज की जाती है। द बैच मटेरियल्स आर फेड इनटू द टैंक एंड प्रोड्यूस गैसेस। बिल्कुल वही काम है, गैस प्रोड्यूस करेंगे। हीट रीजनरेटिव प्रिंसिपल यहाँ भी यूज करना है, तो मैं आपको उसको डायग्राम से एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए ये हमारा टैंक है, हम एयर, ये एम्बिएंट एयर जिसको हम मूव करेंगे, ये जो रीजनरेटर है ना, ये ब्रिक्स लगी हुई है। रीजनरेटर का मतलब है हीट रीजनरेट कर। एयर यहाँ से गुजर के आई, फ्यूल के साथ मिलके बर्न हुई, यहाँ आग लग गई। अब वो जो फ्लेम्स हैं वो यहाँ पर मौजूद जो ग्लास मटेरियल है टैंक के अंदर, जो बहुत बड़ा टैंक है, इसको मेल्ट करेंगे और यहाँ से बाहर जाएंगे। जब यहाँ से कोल्ड फ्लू गैस बाहर चली जाएगी तो हीट इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएगी इन ईंटों में। 20 से 30 मिनट के बाद इस साइड से एयर ऑन करते हैं। जो एयर इन ईंटों को से गर्म होकर इधर जाएगी, इसको मेल्ट करेगी, इस साइड से बाहर निकल जाएगी, इनको गर्म कर देगी। जब जरूरत पड़ी फ्यूल एंटर करके हमने उसको जला दिया। तो ये डायग्राम आई थिंक मोर सिंपल है समझने के लिहाज से। प्रिंसिपल यही पॉट फर्नेस में हो रहा था, सिर्फ फर्क ये है इस केस में जो ग्लास है वो एक्सपोज्ड है टुवर्ड्स द फ्लेम, पॉट्स में एक्सपोज्ड नहीं था टुवर्ड्स द फ्लेम। तो अगर तो ग्लास के अंदर कोई ऐसा मटेरियल है जिसके जलने के चांसेस हैं, डिस्ट्रॉय होने के चांसेस हैं, तो फिर तो टैंक फर्नेस यूज नहीं करेंगे, फिर यूज करेंगे पॉट फर्नेस, चाहे उसकी कैपेसिटी कम है। अगर ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको आग लगने का खर्चा कोई नहीं है, उनको हम टैंक फर्नेस में यूज करेंगे। और स्पेशली जो टैंक फर्नेस यूज करने का मकसद है वो क्या है, वो मकसद ये है कि हमारी प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत हाई हो जाए। जो बर्निंग है वो तकरीबन 28 डिग्री फॉरेनहाइट के ऊपर जाती है। ये फॉरेनहाइट एक्चुअली एफ जो है, तो भी साथ साथ ये चीजें जो मैं यहाँ कर रहा हूँ आपके पास ऑलरेडी मैंने ये पीडीएफ फाइल आपके साथ शेयर की हुई है, तो बच्चों आप लोग भी उसको जरूर मेंशन कीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में बनाए हुए नोट्स हैं, अभी वो उसको प्रूफ रीडिंग नहीं की हुई, तो इसलिए छोटी छोटी अभी मिस्टेक्स जो हैं वो इसके अंदर टाइपोग्राफिकल मौजूद। Simultaneously, air is being preheated by passing through the over the previously heated regenerated gases.
the other previously heat regenerative chamber engine is mixed with the fuel gases and burn, जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। आफ्टर रेगुलर इंटरवल्स 20 से 30 मिनट के बाद ऐसे काम चलता रहेगा। फाइनली हमारे पास जो ग्लास है वो मेल्ट हो गया, चाहे जो सी मर्जी फर्नेस यूज की हो, ग्लास मेल्ट हो गया है। अब हमने उसको कलेक्ट करना है और उसके अंदर जो मेन थिंग है वो ये है कि इसके अंदर से एयर बबल्स रिमूव करने हैं। हम थोड़ा सा आर्सेनिक ऑक्साइड ऐड करेंगे। आर्सेनिक ऑक्साइड ऐड करने का मकसद अंदर से एयर बबल्स को रिमूव करना है और डीकलराइजेशन लेकर। डीकलराइजेशन, जो चीप ग्लास होते हैं उसके लिए हम MnO2 भी यूज कर लेते हैं। जस्ट अ सेकंड, ये भी चल आर्सेनिक ऑक्साइड और ये मैंगनीज डाई ऑक्साइड। In pot furnace, the process is discontinuous and used for the optical glass. In tank furnace, the process is continuous and used for sheet glass. दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, कौन कौन सा किस ग्लास के लिए यूज किया जाता है। शेपिंग, जब मोल्टन ग्लास होता है तो जारी बात है ग्लास सुपर कूल्ड लिक्विड है, तो लिक्विड की फॉर्म में होगा। हमने जो भी शेप देनी हो उसके लिए हम मोल्ड्स यूज करते हैं, मशीन्स और बाय हैंड मोल्डिंग। ठीक है, हैंड मोल्डिंग, ब्लो मशीन्स भी होती हैं, मोल्ड मशीन्स भी होती हैं, हैंड मोल्डिंग भी है कि सांचे में डाल के आप हैंड से उसको प्रेस करें तो जो भी शेप आनी चाहिए वो शेप आ जाएगी। बॉटल बना सकते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब बना सकते हैं, बहुत सारे जो भी चीज हमें रिक्वायर है वो हम शेप लें। उसके बाद स्ट्रेन को रिमूव करने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट ऑपरेशन है जिसको हम कहते हैं अनीलिंग। दिस इज नेसेसरी टू अनील ऑल ग्लास ऑब्जेक्ट्स वेदर फर्नेस बाय मशीन्स और बाय हैंड मोल्डिंग मेथड, चाहे जिससे मर्जी किया हो। क्या करना क्या है इसमें, holding a mass above a certain critical temperature long enough ताकि उसके अंदर से आहिस्ता आहिस्ता इंटरनल स्ट्रेन रिमूव हो जाए। एकदम ग्लास को ठंडा नहीं करना वरना अंदर स्ट्रेन रह जाएगा, फिर ग्लास ठंडा गर्म बर्दाश्त नहीं करता। कई ऐसे नाकस क्वालिटी के ग्लास होते हैं, एकदम उसमें गर्म पानी डाले ठंडा पानी डाले वो टूट जाते हैं, इसलिए ब्रेक हो जाते हैं क्योंकि उनकी एनीलिंग प्रॉपर नहीं हुई। फिर कूलिंग द मैस एट रूम टेम्परेचर वेरी स्लोली, दो काम करने हैं, एक तो अबव क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर रखना है उसको काफी देर के लिए ताकि उसके अंदर से इंटरनल स्ट्रेन रिमूव हो, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको कूल करना है। ये मेन स्टेप्स होते हैं इसके। ठीक है, बाकी डिटेल आपने ऑलरेडी इसकी पढ़ी हुई है और आप इसमें फर्दर ऐड भी कर सकते हैं। ऑल टाइप्स ऑफ द annealed glass must undergo finishing operations which through relatively simple are very important. These including क्लीनिंग करनी होती है, ग्राइंडिंग है, ग्लास की पॉलिशिंग है, कटिंग है, सैंड ब्लास्टिंग है, सैंड से उसके ऊपर कोई मोनोग्राम अपने फिट करना है, कोई ग्रेडिंग करनी है, कोई गेजिंग करनी है, उसके ऊपर जो स्केलिंग करनी है, जो भी आती है वो इस फिनिशिंग के अंदर आती है। Although all of these are not required for each glass, हर एक में नहीं होती, तो सिंपल ग्लास भी होते हैं, एनीलिंग के बाद ग्लास जो है वो मुकम्मल हो जाता है। अगर इसको हम मिला के इसकी फ्लो शीट डायग्राम बनाए तो बेटा ये बनती है कि रॉ मटेरियल है उसको आपने मेल्ट किया, फिर आपने उसकी शेप बनाई, फिर आपने उसकी एनीलिंग की, इंस्पेक्शन की कि हाँ भाई ठीक बन गया है तो ठीक है, अदरवाइज उसको वापस ले गए, फिर सेकेंडरी प्रोसेसिंग मतलब उसकी फिनिशिंग की और फिर आपने उसको पैक कर दिया। दिस इज ऑल अबाउट योर ग्लास इंडस्ट्री एंड also बच्चों all about the syllabus from my side। अप्लाइड केमिस्ट्री में पार्ट 1 के लिए मेरे पास जो सिलेबस असाइन था वो दो चैप्टर्स थे, सीमेंट इंडस्ट्री और ग्लास इंडस्ट्री। सो मेरी तरफ से बच्चों ये ग्लास इंडस्ट्री का लास्ट लेक्चर है। बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, जिस तरह मैंने वादा किया था कि जब से मुकम्मल हो जाएगा तो मैं आप लोगों के टेस्ट लूंगा। अब मुकम्मल हो गया, आप इसकी तैयारी करें। होपफुली ईद के बाद यूनिवर्सिटी ओपन होगी तो जब आप बच्चे आएंगे तो मैं सीमेंट इंडस्ट्री और ग्लास इंडस्ट्री के टेस्ट लेकर आपकी प्रैक्टिस करवा दूंगा। एक छोटी सी असाइनमेंट कि आपने एनीलिंग की और फिनिशिंग की दो तीन एग्जांपल्स, जैसे फिनिशिंग है मैंने कहा उसमें पॉलिशिंग करते हैं, सैंड ब्लास्टिंग करते हैं, ये एग्जांपल्स आपने नेट से स्टडी करनी है और वो इसमें ऐड करनी, एनीलिंग को थोड़ा सा ज्यादा एक्सप्लेन करना है। ठीक हो गया बच्चों? so this is all about from the applied chemistry course from my side. Best of luck. Allah Hafiz.